Hi there. Welcome back to another episode of Profectophile. तो हम में से कई लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के एग्ज़ाम को लिखने की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी जस्ट अपने 12th से निकल रहे हैं, आपको आईआईटी जेईई या नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या कई लोग होंगे जो ऑलरेडी कॉलेजेस में होंगे, या कई लोग होंगे जो कॉलेजेस से भी निकल चुके होंगे और वो आगे अपनी लाइफ में और एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है, ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ उन कुछ चीज़ों को समझने में और उन कुछ चीज़ों को नैरो डाउन करने के लिए जो आपको एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। एक्चुअली प्रोसेस और जो वर्क फ्लो है वो सेम है, पर हम में से कुछ लोग जो उस एग्ज़ाम को निकाल ले जाते हैं वो इस वर्क फ्लो को समझ ले जाते हैं और इसको यूज़ करके अपने लिए इससे रिजल्ट्स निकलवा ले जाते हैं। और बाकी लोग ऑब्वियसली दे टेक मोर टाइम टू लर्न, दे टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं और मैंने इनमें से जिन चीज़ों को समझा है, मैं उन चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में सीधे अप्लाई कर पाएँ एंड यू हेल्प योर सेल्फ इन अचीविंग द रिजल्ट्स दैट यू एम टू अचीव इन द कमिंग फ्यूचर। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यूज, लेट्स बिगिन। तो अ, मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं जब बीटेक के थर्ड ईयर में था तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे। वो कुछ दिनों के लिए मेरे ही घर पे आके रुके हुए थे। ठीक है, वो ट्रिपल ई के थे, मैं सिविल का था। तो ऑब्वियसली अगर आप में से कोई भी इंजीनियरिंग से फेमिलियर है तो आप जानते हैं कि ट्रिपल ई को किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रिपल ई की इंजीनियरिंग ही 5 साल में होती है, वो इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अ, ये जो मेरे सीनियर थे, इन्होंने उस पर्टिकुलर स्टे के दौरान मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं तैयारियां कर रहा था, और कोइंसिडेंटली ये भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, नॉट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग बट अदर्स एस्पेक्ट्स। तो इन्होंने मुझे एक ऐसी ट्रिक बताई, एक ऐसी चीज़ बताई जो इन्होंने खुद अपने सीनियर से और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखी थी, जिसने उस पर्टिकुलर डे से ही मेरी लाइफ रेवोल्यूशनराइज कर दी। मतलब इसने मेरे एग्ज़ाम्स को देखने का, उनकी तरफ बढ़ने का, उनके बारे में सोचने का रवैया और तरीका दोनों बदल दिया कंप्लीटली। और मैंने उसके बाद से कोई भी सिंगल एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो इस पर्टिकुलर टेक्निक से ना दिया हो, और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो मैंने एक बार में ना क्लियर किया हो अभी तक जो मैंने लिखे हैं। राइट, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उन्होंने मुझे बताया कि हम अपनी बुक्स खोलते हैं जब भी हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। हम अपने सबसे पहले दिन पर जाते हैं, सबसे पहले पेज पर जाते हैं, उस टॉपिक को खोलते हैं और वहाँ से अपनी बुक्स को रिव्यू करना शुरू करते हैं। एंड तक हम अपना जो टाइम हमें मिला होता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उस एग्ज़ाम को लिखने से पहले का प्रिपरेटरी फेज़ जो मिला होता है, उसमें हम सिर्फ अपने इन नोट्स को ही रिवाइज़ करते रह जाते हैं। हम पूरी कहानी ही पढ़ते रह जाते हैं। ठीक है, और हम कभी ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली इस एग्ज़ाम को हमसे क्या चाहिए। यही हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट की है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आप सबने सुनी होगी, क्रैकिंग द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। तो ये क्रैक, ये जो क्रैकिंग वाला वर्ड है, ये एक और जगह बहुत कॉमनली यूज़ होता है, कोड्स में। राइट, सो यू क्रैक एन एग्ज़ाम एंड यू क्रैक अ कोड। कुछ कोरिलेशन ड्रॉ हो पा रहा है? Any and every exam that you're going to face in your life is only going to be a kind of a code, और आपको सबसे पहले तो इस कोड को क्रैक करना है, तब आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। और अगर आपने इस कोड को क्रैक कर लिया तो आप बेहद ही आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि रादर देन आप सीधे पहले अपने स्टडी मटेरियल पे जाएं, उस सिलेबस को रिव्यू करें जो सिलेबस आपको दिया गया है। सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम को रिव्यू करिए जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कि आप उसके पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम्स आसान होते हैं, उनको समझने के लिए आपको सिर्फ 1 या 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं तो आपका काम हो जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्स थोड़े और टफ होते हैं, उनके लिए आप अपना पूरा एक क्वेश्चन बैंक निकालिए। राइट,
और इन क्वेश्चन बैंक्स को देखते देखते आप उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। और आपके ऑल अलोंग द प्रोसेस आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ये एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है, इसको चाहिए कैसा आदमी, किस तरीके की नॉलेज होगी अगर एक आदमी में तो वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, ये कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टेस्ट करना चाहता है, ये हमारे दिमाग के कौन से हिस्से को समझना चाहता है। ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो होता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को समझना चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंजीनियरिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज के पिछले क्वेश्चन पेपर्स को निकाल लेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि ये तो आधे तो प्रॉब्लम आपकी वही सॉल्व हो गई। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है, या हर दूसरे साल या हर तीसरे साल रिपीट होते होंगे, राइट। ऐसे ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं या हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट ड्रॉ करना शुरू करेंगे कि टॉपिक नंबर 1 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक तो शायद ऐसा मिल गया है, ये हर बार आता है, लेकिन ये तो किसी सिलेबस में भी नहीं है, तो उस टॉपिक को आप कवर करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने CDS 2 बारी दिया है, दोनों बारी क्लियर किया है, मुझे पता है कि इंडियन डिफेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सारे मिसाइल्स के बारे में और ऑन गोइंग 1-2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इंडिया में चल रही सारी मिसाइल डेवलपमेंट्स के बारे में पता है तो हर साल डेफिनेटली एक ना एक सवाल तो आपको उससे मिलेगा ही मिलेगा। और ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, एक पेज की लिस्ट बनेगी, आप उसमें सारे के सारे बना ले जाएंगे। ये इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट्स के बारे में पता है, एयरक्राफ्ट्स ना भी पता हो सारे सारे सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में आपको पता है, तो आपको हर साल कोई ना एक तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही जो सिर्फ इन 2 नॉलेजेस के संग्रह से आपको हर बार क्लियर करवाए। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ना एक टॉपिक तो ऐसा है ही आपके एग्जाम में जो हर साल या हर दूसरे साल रिपीटेडली आपको वहीं से लाके क्वेश्चन देगा, तो आप उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, आप समझेंगे कि इसकी ओवरऑल नीड क्या है, और अगर आप समझ गए कि इसकी ओवरऑल नीड क्या है, फिर आप समझेंगे कि इसकी स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं। तो जैसे कुछ टॉपिक्स इसके स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो गए, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब समझते हैं कि आपके पास एक लिस्ट आ गई। ठीक है, आपने इतने अच्छे से रिव्यू कर लिया कि आपने बना दिया कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने % मार्क्स का आने वाला है, इतने % का इससे आएगा, इतने % का इससे आएगा। आप लिटरली अगर 5-6 साल के पेपर्स को रिव्यू कर लें, बहुत कायदे से रिव्यू कर लें, तो आप देखेंगे कि आप ऐसी एक लिस्ट बना ले जा रहे हैं हर एग्जाम के लिए। और जब आपके पास ये लिस्ट बन जाए, अब आपको करना है इंट्रोस्पेक्शन। अब आपको सोचना है कि इस लिस्ट में से कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए स्ट्रांग हैं और जो आपके लिए वीक हैं। नाउ विल गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो जो हमने क्रिएट किया था, वंस अगेन, हाउ टू बी सक्सेसफुल एट एवरीथिंग। अब जब इसकी प्रिपरेशन आप करेंगे तो कई बार आपको ऐसा मौका आएगा जब आपका दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपका मन करेगा बस हो गया, अब मैं 6-7 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। पर फिर उसके बाद अगर आपके पास एक सॉलिड वजह होगी ना, तो आप अपने आप को और 1 घंटा पुश करेंगे, और अपनी एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, अपने आप को उस लिमिट से आगे क्रॉस करवाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी स्ट्रैटेजी। ओनली स्मार्ट वर्क, यानी आपने पूरा का पूरा लिस्ट बना लिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स, विल नॉट गेट यू एनीवेयर इफ़ यू डोंट पुट इन द वर्क टू एक्चुअली रिव्यू दैट लिस्ट। उसको पढ़ने की अगर आप जहमत नहीं उठाते हैं तो वो लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। एंड ओनली हार्ड वर्क, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, आपने सारे के सारी नोट्स पढ़ लिए, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया, और एंड में आप देखते हैं कि पेपर में तो उसमें से कुछ आया ही नहीं, नोट्स पढ़ते रह गए, और पेपर में जो आता था खाली वो पढ़ लिए होते तो नोट्स पढ़ने की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो नॉट जस्ट स्मार्ट वर्क इंडिविजुअली, नीदर हार्ड वर्क इंडिपेंडेंटली इज गोना गेट यू एनीवेयर। विथ योर स्ट्रैटेजी यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट हार्ड वर्क। स्मार्टली मेहनत करिए और अपने आप को अपने रिजल्ट के एक कदम और करीब लेकर जाइए। अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से डिस्टिंग्विश करिए। अब आई बात कॉम्पिटिटर्स की, तो ये जान लीजिए आप कि मुझे आज तक जितने लोग मिले जिन्होंने कंपटीशन देखा है अपने अलावा किसी भी और से, मैंने उनको सक्सेसफुल होते हुए अपने डेटा सेट में तो नहीं देखा। मैंने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया है मैंने नहीं देखा। जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक कॉम्पिटिटर होता है, वो होता हूँ मैं खुद। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक लिमिट होती है, वो होती है वो जो मैंने पिछली बार टच की थी। एग्जाम आदमी 2 तरीके से लिखता है, कंपटीशन आदमी 2 तरीके से करता है। एक होता है जो सामने वाले को हराना चाहता है, दूसरा होता है जो खुद जीतना चाहता है। तो आप भाई सामने वाले को हराते हराते कितने लोगों को हराओगे? आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने साइड वाले को हरा रहे हैं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप खुद को जिता रहे हैं।
और इसी मेंटालिटी से मैंने ये चैनल भी बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जीतें। मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस आप भी अपनी लाइफ में लें, पॉसिबली उन कुछ गलतियों को किए बिना जो मैंने करके ये एक्सपीरियंसेस लिए हैं, राइट? क्योंकि खुद हर एक गलती करके सीखने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो आप कभी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखिए, राइट? तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्होंने आपको थोड़ा हेल्प किया हो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक पॉइंट फोकस लाने के लिए कि कैसे आप अच्छी मेहनत में स्मार्टली किसी भी एग्ज़ाम को समझ कर टैकल करके अपनी एक अच्छी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जान के कि क्या चीज़ें आपको करनी है और ये जान के कि क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्योंकि हर चीज़ अगर आप करने के पीछे भागेंगे तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ जाएं, आपसे ना हो पाए। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको क्या छोड़ना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सटीक मेहनत करके बहुत ही जल्दी अपने रिजल्ट्स को पा रहे हैं, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो काफ़ी समय से रगड़ रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। बिकॉज यू विल हैव टू डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स। वन वुड बी योर सेल्फ एनालिसिस of that paper and yourself. Second will be your strategy with specific smart hard work. अरे हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या फिर ऐसे कोई और टॉपिक्स हों जिन पे आप चाहें कि हम आपके साथ डिस्कशन करें, या कोई सजेशंस हो आपके पास हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए, तो प्लीज़ उनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत मिलते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो और आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दे आपकी लाइफ में। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद।